हेलो चिंटूस, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज हमने एनएससीपी का पीवाईक्यू सेशन जो है वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन करने का प्लान किया और आपके समक्ष उपलब्ध है। वर्क पावर एनर्जी है ना, एनर्जी बड़ा महत्वपूर्ण है जिंदगी में, जो हमेशा कंजर्व रहता है, ये आपको बात मालूम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वापस काइनेटिक एनर्जी बन के मिलता है, वही अभी आप कर रहे हो। तुम अभी पढ़ पढ़ के अपना अपने अंदर पूरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। और जब तुम आप एग्जाम में बैठोगे, एनएससीबी पेपर में बैठोगे, फिर इतने तेजी से के साथ, इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ क्वेश्चन सोल्व करना, इतने तेजी के साथ क्वेश्चन सोल्व करना, धनाधन धनाधन धनाधन, आस पास वाले देख के दिमाग हिल जाए उसका, हाँ, कि भाई कहाँ से पड़ गया है ये। फिर उसको पता चलेगा ये तो अपना पीडब्ल्यू का बंदा है, ये तो अपना पीडब्ल्यू का बंदा है। फिर जो है उसका दिमाग चकराएगा। चलो आगे बढ़े भाई साहब। आज का मेन का टॉपिक क्या है? पीवाईक्यू डिस्कशन, पीवाईक्यू डिस्कशन, ठीक है। कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नेम है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, ये आपको मालूम है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, 1 के साथ। As shown in the figure, a block of mass m is projected from a wall A with a velocity of 2 v naught on the rough surface with constant sliding friction to hit the wall B with velocity v naught. With what velocity same mass m should be projected to hit the wall B with the same velocity v naught if the surface is now moving upward with an acceleration of 4g? अगर 4g से इस सरफेस जो है अपवर्ड मूव करने लगा तो नॉर्मल क्या होगा? चेंज होगा, है ना। नॉर्मल चेंज होगा बॉस, नॉर्मल चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा मेरे लाल। तो नॉर्मल अगर चेंज होगा तो उसके केस में फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज होगा, फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन भी ज्यादा होगा। अभी आप देखो ना, 2v नोट से थ्रो किया, v नोट क्या रहा है, क्या रहा है, यहाँ पे v नोट से टकरा रहा है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा सिर्फ फ्रिक्शन का ही काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और कोई तो फोर्स है नहीं, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ म्यू एम जी इनटू डी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी नोट स्क्वायर माइनस 2v नोट का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू डी, ये किसके बराबर होगा? 1/2 टाइम्स ऑफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ वी नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम इंटू जी इंटू डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 एम वी नोट स्क्वायर, ठीक है। माइनस ने माइनस को चिर दिया, एम ने एम को चिर दिया तो यहाँ से आप वी नोट इक्वल टू देख सकते हो, या म्यू जी इंटू डी का जो वैल्यू है 3/2 टाइम्स ऑफ वी नोट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन आप यहाँ से आपको मिला, हाँ, एक रिलेशन यहाँ से मिला। चलो दूसरा बार जब ये 4g से एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ चेंज होगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा, यहाँ अभी भी टकराएगा वी नोट से ही। तो भाई यहाँ से अब मान ले यहाँ भी इनिशियल से हमने थ्रो किया, कोई भी इनिशियल से सेकेंड केस में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस म्यू। अब नॉर्मल कितना होगा? 4g से ये तो ही चल रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो टोटल 5 mg हो जाएगा ना, है ना, इनटू डी, ये फ्रिक्शन का वर्क डन, और हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर जो कि वी नोट है, माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर जो कि हमें नहीं मालूम, तो वी इनिशियल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ 5 mg इंटू डी, म्यू जी डी का वैल्यू लिख ले। हो माइनस ऑफ म्यू जी इंटू डी इंटू 5m,
ये जो है हाफ टाइम्स ऑफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर के बराबर होगा। तो म्यू जी डी का वैल्यू हम 3/2 वी नोट स्क्वायर लिख सकते हैं, म्यू जी डी वैल्यू 3/2 वी नोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -3/2 टाइम्स ऑफ वी नोट का स्क्वायर इंटू 5m जो है ये m/2 वी नोट स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, m ने m को चिर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 15 15/2 वी नोट स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई 2 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। जब इसके आप सोल्व करोगे तो पाओगे कि वी नोट का वैल्यू जो है वी इनिशियल का स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आ जाए, ये माइनस के साथ रहेगा साइन, वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 जो है वी नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वी नोट स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ वी नोट स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8 वी नोट स्क्वायर बाई नहीं, ये भी 2 कट गया, यहाँ से 2 कट जाएगा। तो वी इनिशियल का स्क्वायर जो है अंडर रूट ऑफ 16 टाइम्स ऑफ वी नोट का स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स ऑफ वी नोट के बराबर आएगा। ये बात आपको दिख रही है, तो आंसर जो है इसका करेक्ट क्या होगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आया सबको, क्लियर बात? अगले सवाल की ओर चले। हाँ, सवाल अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर सॉरी फॉर दैट। हाँ, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m with a total energy E moving in one dimensional potential field. The potential V is plotted against X in a figure beside. The plot of momentum position graph of this particle is qualitatively best represented by। कौन से ग्राफ जो है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे टोटल एनर्जी E है, टोटल एनर्जी E के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये का और मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम आ रहा है ना, 1 मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे पोटेंशियल सॉरी मिनिमम होगा, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, है ना। जिस टाइम पे पोटेंशियल ये मिनिमा है और ये भी मिनिमा है, 2 मिनिमा है ना। तो जिस टाइम पे पोटेंशियल मिनिमम होगा उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उस टाइम जिस टाइम पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। यही बात अपन को समझ में आना चाहिए, यही बात को ध्यान में रखते हुए कौन सा ग्राफ जो है, आप देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब अगर ग्राफ देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए, ऐसे ऐसे, ये जो कि दिख रहा है आपको आगरा वाला पार्ट, है ना, मोस्ट रिलेवेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर कि ये तो मोमेंटम और उसका पूछा हुआ है, एक्स एक्सिस से मोमेंटम के अबाउट। भाई तुमको मालूम है ना यार कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है होता p²/2m, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है ये p² के बराबर होता, तो p का वैल्यू जो है √2m इंटू के के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या √के के मोमेंटम और ये इसके बराबर होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी का हमको पता चलेगा तभी तो मोमेंटम पता चलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही? तो आप अगर ग्राफ को ढंग से एनालाइज करोगे तो आप यहाँ से एक रिलेशन तो मालूम चल गया आपको कि P जो है √2m इंटू के के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको मालूम है, ये बहुत पहले से मालूम है ना, एक रिलेशन मिल गया है। और दूसरा बात ये कि भाई साहब हमने काइनेटिक एनर्जी का तो ग्राफ निकाला ना कि काइनेटिक एनर्जी कैसा किस तरीके से बिहेव करेगा, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से बिहेव करेगा। काइनेटिक एनर्जी जो बिहेव करेगा वो इस तरीके से कि टोटल एनर्जी जो है इसका ई है, हाँ टोटल एनर्जी क्या है, ई है,
तो ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जहां पे काइनेटिक पोटेंशियल मिनिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ये बात तो मालूम है। अब जहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, तो ये इस तरीके से आए आएगा तो जरूर, ठीक है। और ये मिनिमम है तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों? हाँ, आपने बता दिया कि सर ये होगा, पर वो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मोमेंटम और एक्स का पूछा है, तो मोमेंटम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा ना, ये होगा ना बस। हाँ, तो एक्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज भी तो होगा उसका, इसलिए आंसर क्या करेक्ट होगा? ए, आगरा, आगरा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल क्यों चले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। As per the figure, a particle of mass m is equal to 10 to the power minus 10 kg moving with the velocity of v naught is equal to 10 to the power 5 meter per second approach a stationary fixed target with an impact parameter b of a large distance if the fixed rigid target has core with a repulsive center force F is equal to krq, ठीक है, and the particle scatters elastically, the closest distance of approach is closest distance of approach। भाई तो जब यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ऐसे, तो ये अगर हम आर मिनिमम मान लें, आर मिनिमम मान लें, तो पहला बात तो ये कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इसके एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, राइट। तो एम इंटू भी इंटू मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। तो मोमेंटम होगा एम इंटू भी इंटू इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसके सेंटर का आउट एम इंटू भी इंटू भी, एंड दैट शुड इक्वल, ये वी नोट से थ्रो किया गया तो एम वी नोट इंटू भी लिख लेंगे यहाँ, और ये दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू, यहाँ पे हमके वेलोसिटी नहीं मालूम तो हम वी फाइनल मान ले रहे, वी फाइनल इंटू आर मिनिमम का, ये बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? दूसरा बात, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या, एनर्जी, एनर्जी विल बी कंजर्व ऑलवेज, एनर्जी विल बी कंजर्व, टोटल एनर्जी, बात समझ में आ रहा? तो ये होगा क्या, एम इंटू बी, सॉरी मोमेंट काइनेटिक एनर्जी हाफ इनिशियल, हाफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। अच्छा, अब हमको पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेगा? हमें मालूम है बॉस, हमें मालूम है, ये रिलेशन देखो ना आप, ये रिलेशन देखो ना, ठीक है, ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन दे रखा है आपको, और ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो ये रिलेशन है मेरे लाल, फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है, फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है, तो इससे हम ये क्या निकालेंगे, इसे हम निकाल पाएंगे कि जो अपने पास ये माइनस फोर्स जो होता है क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर के बराबर होता है। तो फोर्स अगर माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर के बराबर होता है तो एफ जो है, और ये के बाई आर क्यू है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे इसको, इसको उधर खोपचे में लेकर क्या, इसे खोपचे में लेकर क्या इंटीग्रेट करो, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू के बाई आर ऑफ क्यू, तो माइनस ऑफ डेल यू जो है के बाई आर ऑफ क्यू इंटू डेल ऑफ आर के बराबर है। तो ये माइनस ऑफ यू, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ के बाई 2 आर स्क्वायर, है ना, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, के बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, के बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत दूर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो ये जीरो हो गया काम, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मेरे चिंटूस, अगर मैं बात करूं कि हाफ ऑफ, मैं एक मिनट कलर चेंज कर ला, हाफ ऑफ एम इंटू वी नोट स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू हाफ एम ऑफ वी फाइनल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ के टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, हाफ ऑफ के टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, राइट। अब के का वैल्यू दे रखा है बी स्क्वायर के बराबर है, के का वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम वहाँ बी स्क्वायर बाई 2r² भी लिख सकते हैं। अब वी फाइनल का वैल्यू कितना होगा मेरे चिंटू, वी फाइनल का वैल्यू क्या वी नोट बी बाई आर मिनिमम के बराबर होगा, आर मिनिमम के बराबर। तो अगर वी फाइनल का वैल्यू ये आ गया तो वी फाइनल का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ एम इंटू वी नोट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वी नोट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर प्लस हाफ ऑफ के बाई आर स्क्वायर। के को हम यहाँ से सीधा इसको क्या लिख सकते, बी स्क्वायर लिख दे। तो इसको डिलीट करके यहाँ से ऐसे प्यार से डिलीट करो ताकि इसको बुरा भी ना लगे, और इसको बी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब आर ही चाहिए, आर आ जाएगा अपने पास। इसको इधर लेके आ जाओ। तो आर स्क्वायर कमा लो, पहले तो 1/2 को उड़ा दो, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर एम वी नोट का स्क्वायर जो है आ जाएगा 1/r² इंटू एम वी नोट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आर स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ सोल्व करोगे तुम, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी नोट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम इंटू वी नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एम और वी नोट का दे रखा है वैल्यू, एम और वी नोट का वैल्यू दे 10⁻⁻10 और वी नोट है 10⁵ तो वी नोट का स्क्वायर करेंगे तो एम इंटू वी नोट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻10 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, ये 10⁻10 इंटू 10⁻10 आ गया, ये ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ बी। तो आंसर अपने पास यहाँ कहीं दिख रहा होगा, यहाँ किधर दिख रहा है, बी के बराबर दिख रहा है, b√2 के बराबर, ठीक है। कि आपको ये समझ में आया, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था, वो तुम पढ़ रखे हो ना, तो कहीं भी लगाओ यार, मतलब वर्क एनर्जी में लगा लो या फिर कहीं और लगा लो, जहां जरूरत पड़े वहां लगा लो। एक बार पढ़ चुके हो तो फिर कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, अगले सवाल की ओर चलें। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड एज एस एज के इक्वल टू एस स्क्वायर। ओके, ठीक है। रे इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एस इज, बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, ए टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। अब हमें ये बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा ए टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर का वैल्यू। तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एस स्क्वायर के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि एम बी स्क्वायर का वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ ए एस स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर बात, क्लियर है मेरे चिंटूस, क्लियर है। ओके ओके, अब अगर मैं बोलूं कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो ओ सॉरी, सर्कल में मूव कर रहा है तो भाई इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक तो एम बी स्क्वायर बाई आर और दूसरा ये 80 दो फोर्स होंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा नेट फोर्स आएगा। हमसे पूछा है कि
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ठीक है, हमें एक आ गया mv²। तो एक फोर्स तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, या FC लिख लें अगर हम, एफ सेंट्रीपिटल जो है ये mv² बाई आर दैट इज इक्वल टू 2a² बाई आर के बराबर आएगा। ये बात आपको क्लियर हो रहा है? ये बात आपको क्लियर है? ओके। ए टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि mv² का वैल्यू 2a टाइम्स ऑफ s² के बराबर आया है। तो भाई यहाँ से आप देखो कि v² का वैल्यू जो है 2a s² बाई m के बराबर होगा। तो v का वैल्यू यहाँ से √2a बाई m इंटू एस आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन जो है क्या v इंटू dv बाई ds के बराबर होगा? v इंटू dv बाई ds के बराबर, तो क्या √2a बाई m इंटू 2a बाई m इंटू, इसको डिफरेंशिएट 2a बाई m इंटू एस, है ना? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से √2a बाई m इंटू ds का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बाई m इंटू 2a बाई, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2a बाई m इंटू एस, 2a बाई m इंटू एस। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2a बाई m इंटू एस, राइट? तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया बस? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2a बाई m इंटू एस। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ जाएगा? इंटू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as आ गया। तो एफ टेंजेंशियल जो है 2a इंटू एस आ गया। तो नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट की अगर बात करें तो दोनों का, इसका और इसका, दोनों का रिजल्टेंट, तो √2as का होल स्क्वायर प्लस 2as² बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2as अगर कॉमन लोगे आप तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा as² बाई r²। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर पाओगे तो आंसर जो है डी आपको सीधा सीधा दिख रहा है, आते हुए दिख रहा है ना? आंखों के में धोखा नहीं होना चाहिए। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके चिंटूस, चल अब आगे अगले सवाल की ओर चले। अगले सवाल की ओर चले, क्या बोल रहा है? अ रेसिस्टिव फोर्स ऑन द एयरप्लेन फ्लाइंग इन a horizontal plane is given by F is equal to, ओके, रेसिस्टिव फोर्स दे रखा है F इक्वल टू kv², वेयर k इज कांस्टेंट एंड v इज द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। व्हेन द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इज p0, द प्लेन फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ v0। अच्छा, जो पावर आउटपुट p0 है, मतलब प्लेन का इंजन अपना क्षमता p0 के बराबर लगा रहा है, तो प्लेन कितने से चल रहा है? बोलो बोलो, अरे बोल दे भाई, v0 से चल रहा है ना? v0 से चल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर प्लेन डबल कर किया जाए, मतलब पावर डबल कर दिया जाए प्लेन का, प्लेन डबल कर दिया जाए, क्या बोल रहे हैं भाई? प्लेन नहीं, पावर डबल कर दिया जाए, पावर डबल कर दिया जाए तब वेलोसिटी क्या होगा, ये अपने को चेक करना है, अपने को बताना है। ठीक है चिंटूस, आप जानते हो ना पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है हमेशा। तो जब पावर भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है v0 से, तो पावर उतना ही लगाएगा जितना रेसिस्टिव फोर्स उसको बर्बाद कर दे रहा है। समझ मेरा बात? रेसिस्टिव फोर्स जितना अपोज कर रहा है उतना उसके बराबर पावर लगाया सिस्टम पे, तभी कांस्टेंट वैल्यू। उससे ज्यादा चलता तो v0, उससे ज्यादा चलता तो भाई v0 चेंज होता ना यार, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी रहता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता ना भाई। तो v0 से चल रहा है, पावर सेम है, कितना है? p0। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि जितना पावर, जितना फोर्स प्लेन लगा रहा है खुद के लिए काम करने के लिए, लोग आसपास के सराउंडिंग के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एयर का परेशान कर रहे हैं, उसको आकर के टकरा रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, उसके फोर्स को नहीं जाने देंगे, फिर भी चल रहा है। ये चीज सीखना चाहिए तुम्हें। किससे?
प्लेन से, ठीक है। तो पावर का वैल्यू एफ डॉट वी, अब एफ है कितना, के वी स्क्वायर, तो के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर इंटू वी, तो पावर जो है के टाइम्स ऑफ वी क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब पावर इतना लगा रहा है जब वी नोट चल रहा है। अब देखो पी नोट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी नोट का क्यू, और जब 2p नोट लगेगा तो के टाइम्स ऑफ वी डैश का क्यू, रेशियो ले ले, के कट गया, पी नोट वी नोट कट गया, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू वी नोट बाई वी डैश का होल क्यू। तो वी डैश जो है क्या 2 के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ वी नोट आएगा, वी डैश का वैल्यू क्या 2 के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ वी नोट आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि वी डैश जो आएगा अपना 2 टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ वी नोट के बराबर आएगा। वी नोट के बराबर, तो 2 के पावर 1/3 का वैल्यू कितना होगा, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है कि नहीं, तुम लेकर के बैठे हो कि नहीं क्लास में, हाँ ऐसे ही बैठे हो। 2 के पावर 1/3 1.41 से तो कम होना चाहिए, तो सी और डी तो खत्म है कहानी, ए और बी में बच रहा है। तो एक बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ना। ओके मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। 2 का पावर 1.25999, तो ये लगभग 1.26 के बराबर है। तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है चिंटू, समझ में आ रहा तुम्हें, नहीं आ रहा, आ रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए, अगले सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल क्या बोल रहा है बॉस कि if the force acting on the body is inversely proportional to its speed, the kinetic energy of the body rise vary with time t, kinetic energy टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। if the force acting on the body is inversely proportional to its speed, मतलब f जो है inversely proportional to v 1/v है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f inversely proportional to 1/v, इसको हम लिख सकते हैं कि f जो है f जो है वो इज इक्वल टू समटाइम्स कांस्टेंट बाई v के बराबर होगा, ठीक है, समटाइम्स कांस्टेंट बाई v के बराबर होगा। क्लियर बात, ओके। अब f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू c/v है ना, ओके। अब m जो है ये भी एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख ले, dv/dt दैट इज इक्वल टू c/v, तो m को इधर डिवाइड कर दें तो dv से c/m इंटू डी ऑफ टी, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आ जाएगा v dv का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v²/2 v इनिशियल का v इनिशियल ये v फाइनल दैट इज इक्वल टू c/m इंटू टी, ठीक है, c/m इंटू टी, तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू c/m इंटू टी के बराबर होगा, ठीक है। तो v हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी ना, तो 1/2 v स्क्वायर का वैल्यू जो है c/m इंटू टी है, तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, एम भी स्क्वायर जो है सी टी के बराबर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टी के पावर 1, ठीक है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। बॉम्बे कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए, अगले सवाल की ओर चला जाए। बोल रहा है इफ द फोर्स एक्टिंग, अच्छा ये तो अगला सवाल नहीं, अगला सवाल ये, हाँ, पोजीशन ऑफ द position time graph of the particle moving in a potential field is shown besides if the mass of the particle is 1 kg, its total energy is approximately, टोटल एनर्जी की बात किया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन जो दे रखा है चिंटूस, ये तुम अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये लगभग x इक्वल टू साइन का इक्वेशन है, मतलब साइन का इक्वेशन है। तो अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें
तो क्या x इक्वल टू आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स टी प्लस फाइव। अब फाइव जीरो है क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो x इक्वल टू आप लिख के a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, है ना, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि हमें एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या, हाफ टाइम्स ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। पर टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब ए का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, ये आप देखो यहाँ से ये 5 है, तो ए का वैल्यू 5 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये होगा ओमेगा का वैल्यू, है ना। तो पहले टाइम पीरियड कितना है, तो भाई कंप्लीट लूप खत्म कितने टाइम में हो रहा है, 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेकेंड। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये ओमेगा आ गया, राइट। तो हाफ टाइम्स ऑफ एम इंटू ओमेगा, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू 25, राइट। तो ये आएगा 25/32, 25 डिवाइडेड बाई 32 एम इंटू पाई स्क्वायर 25/32 एम इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मास दे रखा है 1 kg मास दे रखा है, और ये सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 25 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, तो ये 10 टू पावर -4 आ जाएगा, तो ये 10 टू पावर -4 ना। अब ये अपना 1 kg है, तो 1 kg आ गया। तो जब सोल्व करोगे आपको कैलकुलेटर मिला हुआ है इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -4, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, मैं भी, हमारे पास भी कैलकुलेटर है, मैं भी यूज कर लेता हूँ और बताता हूँ कितना आता है। 25/32 इंटू पाई टू द स्क्वायर, ठीक है, 7.71 7.71 इंटू 10 टू पावर -4, 7.7, देखो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक और चैप्टर और क्या क्वेश्चंस, सब कुछ एक साथ क्लियर हो रहा है। इसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट आ गया, पर है तो एनर्जी भाई, सब कुछ एनर्जी है दुनिया में। तुम अभी पढ़ रहे हो, मैंने स्टार्टिंग बोला, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ के एनर्जी स्टोर कर रहे हो, ये एनर्जी काम आएगा तुम्हारा जेई के एग्जाम में, एनएससीपी के एग्जाम में। जितना एनर्जी स्टोर कर रखे होगे उतना ही एनर्जी निकलेगा उस एग्जाम पे, धड़ 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 पेन तरीके से, ठीक है। ये कहानी है, एनर्जी का खेल बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया एनर्जी के लिए लड़ रहा है, पूरा दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर के एनर्जी बनाने के चक्कर में लग रहा है, सब कुछ एनर्जी का ही गेम चल रहा है ना। तो एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, है ना। ये सवाल, अगला सवाल क्या है मिलाल, हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ पोटेंशियल फील्ड वेरी विथ its displacement as shown below. The variation of the force acting on the particle as a function of x can be represented by वेरिएशन ऑफ फोर्स की बात कर रहा है कि कौन से फोर्स रिप्रेजेंट होगा क्या। अब देखो, यहाँ से 0 से शुरू हुआ पोटेंशियल एनर्जी, अब जो है इसको रेफरेंस माना गया है ना। अब ये लग रहा है फोर्स लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है
कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझा? कंजर्वेटिव फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डायरेक्ट फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स नेगेटिव है ना? फोर्स नेगेटिव है। तुम देखो ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ब्लॉक को हम किसी एच हाइट से ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन ये, अब गिर रहा है नीचे, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन उतर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है उस टाइम पे, है ना? अब फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है, और जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना शुरू करेंगे तो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाएंगे, तब मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो आप यहाँ चेक करो, यहाँ से फोर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? 10 से 0 के बीच में फोर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, पर फोर्स होना कितना चाहिए ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 10। फाइनल कितना? इनिशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है 10। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का वैल्यू -10 -0। तो ये टोटल -10 का चेंज आ रहा है, -10 का चेंज आ रहा है, राइट? -10 का अपने पास चेंज आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, -10 का चेंज आ रहा है। अब तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया ना। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो -10 है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट भी -10 से 0 आ रहा है, ये भी 10 है, तो फोर्स का वैल्यू -10/10, ये लगभग 1 के बराबर आना चाहिए ना, 1 के बराबर आना चाहिए ना। तो ये तो 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ 1 कांस्टेंट लगा फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, फिर इसके बाद फोर्स निगेटिव लगने लगा, इसके बाद 0 के बाद निगेटिव फोर्स लगने लगा, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगने लगा, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ इंक्रीज करना शुरू हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर 0 हो गया, तो फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल क्या बोल रहा है किधर? हाँ, the potential energy of mass in a conservative force field can be expressed as u is equal to alpha x minus of beta y। तो फोर्स जो है माइनस ऑफ डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ एक्स के बराबर है, डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ एक्स के बराबर, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा, है ना? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट की बात करें, ये माइनस ऑफ अल्फा आई कैप बीटा जे कैप है मेरे लाल, हाँ। तो एफ नेट की बात करें, एफ नेट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? तो एसेलरेशन कितना आ जाएगा? एसेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई मास, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? डी, दिल्ली शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? मतलब इतना आसान भी इनसे भी पूछ सकता है क्या 18 में? हाँ, मतलब उसको शर्म आना चाहिए थोड़ा बहुत कि हमारे बच्चे हैं तेज बच्चे हैं। अगले सवाल की ओर चला जाए, अगले सवाल की ओर चला जाए। क्या है क्या है क्या है, किधर है? हाँ, मोशन ऑफ द पार्टिकल in a plane described by a non-orthogonal set of coordinate pq with a unit vector p cap q cap inclined at angle theta। अच्छा, एक मोशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है किसी पार्टिकुलर यूनिट वेक्टर के अलोंग, ठीक है? जिसका ठीक है, ये मैंने लाइन बना के क्या ही कर दिया, कोई बात नहीं, ये एंगल थीटा। चलो यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो हमें टोटल एनर्जी चाहिए। पहले तो
नेट वेलोसिटी, टोटल एनर्जी चाहिए ना, तो नेट वेलोसिटी हमें पता कर ले, नेट वेलोसिटी पता कर लें। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, अगर मान लें ये v1 है, ये v2 है, तो हम नेट वेलोसिटी वी नेट का वैल्यू कितना होगा, वी नोट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। तो v1 स्क्वायर होगा क्या, v1 स्क्वायर क्या dp बाई dt होगा, dp बाई dt, dp बाई dt लिख सकते हैं, या इसको x dp बाई dt इंटू dp बाई dt लिख सकते हैं, dp बाई dt, dp बाई dt। अब एक्चुअल में p के अलॉन्ग चल रहा है, तो इसको x डॉट जो है d को dx बाई dt को हम x डॉट लिखे हैं, तो dp बाई dt को p डॉट भी लिख सकते हैं, है ना, p डॉट भी लिख सकते हैं। इसको भी सिमिलरली इसका स्क्वायर होगा, प्लस ये डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी पी बाई डी टी इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा, इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो डी पी बाई डी टी का होल स्क्वायर को पी डॉट का स्क्वायर कर दे, प्लस इसका होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी के स्क्वायर को क्यू डॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी पी डॉट क्यू डॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये वी नेट का स्क्वायर आया, एक्चुअल में ये अंडर रूट होता होता है ना, अंडर रूट आ गया पूरे में, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो, ठीक है। दो वेक्टर का एडिशन करना है मेरे लाल, दो वेक्टर का एडिशन करना है, मालूम है ना कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, क्या ही बताना है इसमें। अब अगर एनर्जी लिखना चाहें हम, तो हाफ ऑफ एम इंटू वी नेट का होल स्क्वायर होगा ना, वी नेट का होल स्क्वायर, तो हाफ ऑफ एम इंटू वी नेट कितना आ गया अपना, अंडर रूट ऑफ पी डॉट का स्क्वायर प्लस क्यू डॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी डॉट क्यू डॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो आप इसका स्क्वायर करोगे चिंटूस तो कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हाफ ऑफ एम इंटू वही पी डॉट का स्क्वायर प्लस क्यू डॉट का स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू डॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही तो है। अब यही आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, लगता है, हाँ सी में दे रखा है ना, तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी होगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगले सवाल की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है बॉस, हाँ क्या ही क्वेश्चन, क्या ही चिंटू क्वेश्चन है ना। चिंटू दो टाइप के हैं ना, पता है, एक क्या चिंटू क्वेश्चन लेकर के आए हो, और दूसरा क्या चिंटू क्वेश्चन है भाई, हाँ दो दो टाइप के तुम्हारे बोलने के आ, वो तरीके पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा चिंटू है, ठीक है भाई। चिंटू मतलब अच्छे भी, और चिंटू मतलब चिंटू भी, ठीक है, तो तुम अच्छा चिंटू हो, राइट। हम हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये कैसा चिंटू है भाई ये चिंटू जो है, क्या ही चिंटू क्वेश्चन है क्या ही चिंटू क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मतलब डराने वाला फालतू का, हाँ कुछ नहीं है। वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मान ले ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है मेरे लाल, रस्सी का तो कांस्टेंट है, रस्सी का लेंथ, इस रस्सी का लेंथ, तो जितना ये ऊपर चढ़ेगा उतना ही ये नीचे गिरेगा, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही ये नीचे गिरेगा, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही ये नीचे गिरेगा, तो जितना इसमें एलोंगेशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा, जितना इसमें एलोंगेशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा, यही सोचना था। तो भाई जो इलोंगेट होके इसमें एनर्जी आएगा, जो कंप्रेस होके इसमें एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर हो रहा है, इलोंगेट होके भी हो रहा है, कंप्रेस होके भी हो रहा है, इलोंगेट होके भी हो रहा है, कंप्रेस होके भी हो रहा है। तो अभी
किसी भी तरीके से एनर्जी स्टोर करते चलो, स्टोर करते चलो। 24 नवंबर को बैठोगे पेपर में, ये इस फॉर्म में एनर्जी निकलना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो अभी एनर्जी स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी इसमें भी स्टोर हुआ, तो टोटल एनर्जी स्टोर कितना हुआ, हाफ टाइम्स ऑफ S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स ऑफ S2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर हुआ। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुआ किस किस के फॉर्म में हुआ, किसके कारण हुआ, कहां से आया वो एनर्जी, कहां से आया, जादू से आ गया क्या, आसमान से आ गया क्या, नहीं, एक्चुअल में ग्रेविटी, धरती माता से। धरती माता ने क्या किया, इसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस किया, इसका हल्का सा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया, तो रिड्यूस ज्यादा किया बढ़ाया कम, रिड्यूस ज्यादा किया बढ़ाया कम, तो बचा हुआ एनर्जी कहां चला गया, स्प्रिंग में चला गया, स्प्रिंग में स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। हमने एक्स इलोंगेट हुआ, तो ये इसका मास है 3 kg, 3 kg, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ प्लस ऑफ 30 इंटू एक्स के बराबर, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम हुआ, कितना होगा, माइनस ऑफ 60 इंटू एक्स, भाई ये भी एक्स ही आएगा। तो टोटल एनर्जी हाफ टाइम्स ऑफ S1 प्लस ऑफ S2 टाइम्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30 30 30 30 30 30x, 30 टाइम्स ऑफ एक्स 6, कितना हो जाएगा, 60x माइनस ऑफ 30x, ठीक है, ठीक है। x ने x को चिर दिया, तो हाफ ऑफ S1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 160, 160 प्लस S2 का वैल्यू 40 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 6, ये एक्स कैंसिल हो गया तो 30 आ गया यहाँ, तो ये 1/2 इंटू 200 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 30, दिस इज वाट 100 x का वैल्यू कितना आ गया 30 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/10, इसका मतलब 0.3 आ गया x का वैल्यू, ठीक है, 0.3 मीटर, तो 0.3 आ रहा है, पर यहाँ तो आंसर 2.94.49 क्या दे रखा है। तो जब x का वैल्यू हमने g इक्वल टू 10 रख लिया है ना, अब यहाँ अगर g इक्वल टू 9.8 रखोगे आप, तो लगभग 0.294 के आसपास आंसर आएगा। आपको पास कैलकुलेटर है, यूज करो और सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल को चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स इन एक्सवाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय U इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो U दे रखा अपने को 2x प्लस 3 ऑफ y, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स था माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड के कैप, राइट। ये तो खत्म है कहानी, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो फोर्स का वैल्यू जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स को हम 2 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप, ठीक है। ये फोर्स वेक्टर आ गया। नाउ जब फोर्स आ गया अपने पास, तो आगे क्या करना चाहिए हमें, आगे क्या करना चाहिए हमें, नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए नेट इक्वल टू एफ बाई एम, तो टोटल नेट फोर्स कितना है, टोटल नेट फोर्स अगर हम निकालें तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो एफ नेट का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13, ये एफ नेट का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास, है ना, तो अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाई 1, ये अपना एफ नेट आ गया √13/1, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया है ना, √13 एक्सेलरेशन आ गया। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेवर क्रॉस द एक्स एक्सिस, चेक करते हैं, हैज स्पीड एट t इक्वल टू √13 सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो भाई स्पीड v इक्वल टू u प्लस ए टी, सर्व ज्ञान मतलब सबको जो मालूम होता है फॉर्मूला, ये
ठीक है, उसका संस्कृत अभी हमें आ नहीं रहा, मैं बोलने की कोशिश किया पर चलो ठीक है। भी इक्वल टू यू जीरो है क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बात किया है 2 कमा रेस्ट है 2 कमा -4, तो ये 0 प्लस ए रूट 13 इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है 2 अंडर रूट ऑफ 13 तो आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे, तो डी भी सही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो पोजीशन जो है इनिशियली, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनिशियली कहाँ पे है बेटा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनिशियली 2 कॉमा -4 पे है, 2 कॉमा -4 मतलब कहीं यहाँ पे होगा 2 कॉमा -4 पे, और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है -2 आई कैप -3 जे कैप है, तो -2 आई कैप मतलब इधर और -3 जे कैप इधर, तो जो स्लोप आएगा ये इधर आएगा, और स्लोप कितना आ जाएगा 3/2, ये इधर आएगा। अब इधर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक साइड से तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये इधर जाए क्योंकि यहाँ तो रेस्ट पे है ना, यहाँ तो रेस्ट पे है ना। अगर फोर्स इधर लगता +2 आई कैप +3 जे कैप तब इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करता। आपसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये भी पूछा जा सकता है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, अगले सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट ऑफ 0.4 मीटर onto spring whose force constant is k is 160 न्यूटन पर मीटर, therefore the maximum compression in the spring is, कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो भाई जितना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है, 2 kg का ड्रॉप है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। जितना एनर्जी भाई, एक स्प्रिंग है, इससे आसान सा क्वेश्चन क्या ही पूछा जा सकता है, ठीक है। स्प्रिंग है यहाँ, कितना कितने 0.4 हाइट से, हाइट मीटर हाइट से गिराया गया 2 kg के ऑब्जेक्ट को और दबा, तो मैक्सिमम जो कंप्रेशन आएगा, जो कंप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, कितना ये गिरेगा, ये गिरेगा 0.4 मीटर प्लस एक्स, तो 2 इंटू जी को 9.8 या 10 लेना हो तो 10 ले लें आप, इंटू 10 इंटू 0.4 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू हाफ 1960 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 इंटू 0.4 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1960 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 40 इंटू 0.4 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1960 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये सोल्व करोगे तो 16 प्लस 40x दैट इज इक्वल टू 1960 एक्स स्क्वायर, 4 अगर कॉमन लें तो हो जाएगा 4 प्लस 10x इक्वल टू 1960 एक्स स्क्वायर, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 प्लस ऑफ 10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1960/4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 96, 4 कम 4 4 43 49 नहीं 4 चौके 16 और 36 490 है ना, तो 4 प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 490 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक है, आप कैलकुलेटर यूज करो, सोल्व करो, आंसर आपके पास लगभग डी के आसपास आएगा आंसर, ओके 0.1 मीटर के आसपास है, मैं कर रखा हूँ, तो आप खुद से करो, ठीक है। अगर चाहोगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाओ, 490 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 490 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना, तो प्लस माइनस बी माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू -4 इंटू 490, 16 इंटू 490 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 490 दैट इज इक्वल टू
10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 प्लस ऑफ 4×4 = 16 गुने 490 डिवाइड बाई 2 × 4 90। ठीक है, इतना आ गया। अब ये आपका काम है। हाँ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ओके। अगले सवाल की ओर बढ़े। ओके, क्या है? व्हेन द टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड अपार्ट इंक्रीजिंग इट्स लेंथ प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू kx at its end the point 1/4 at a point of 1/4 of its length। क्वेश्चन भाई, सवाल तो है क्या, कितना आसान सा ही क्वेश्चन है ये कि एक स्प्रिंग है, इसको खींचा गया एक्सटेंड करने पे, तो अगर स्प्रिंग मासलेस है, आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, तो जो है सारे पॉइंट पे सेम फोर्स लगेगा। सारे पॉइंट पे अगर यहाँ पे केक्स लग रहा है तो इधर भी केक्स लगेगा, यहाँ पे भी केक्स लगेगा, यहाँ पे भी केक्स लगेगा, यहाँ हर पॉइंट पे केक्स लगेगा। तो चाहे 1/4 पार्ट हो, 2/4 हो, 3/4 हो, हर जगह पे केक्स फोर्स लगेगा। बट पॉइंट क्या है? आइडियल होना चाहिए, स्प्रिंग शुड बी आइडियल, है ना। तो स्प्रिंग का मास नहीं दे रखा है तो इसको हम आइडियली कंसिडर करेंगे। तो 1/4 पे इसका लेंथ जो है, फोर्स जो है केक्स के बराबर ही लगेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना, और आपका रिवीजन अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मैं ये पूर्ण तरीके से भरोसा रख रहा हूँ आप पे कि आप लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हो, और जो पोटेंशियल एनर्जी कड़ी मेहनत करके स्टोर कर रहे हो अपने आप में, वो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर करके निकालोगे। तब तक के लिए बाय, है ना। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर और अगले रिवीजन सीरीज के साथ, रिवीजन सेशन के साथ। अगला सेशन जो है सेंटर ऑफ मास का रखते हैं। ठीक है, हमें पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एनएससीपी की तैयारी कर रहे हो बेटा। आशा और उम्मीद बनाए रखना है, और उस पर आप जो है हमारा आशा तोड़ना मत ना। बाय बाय, बाय बाय।